गांव में रवाज था जब कोई बच्ची पैदा होती तो जैसे ही वो 3 साल की होती उसको ख्वाजा सरा के हवाले कर देते, क्योंकि गांव के लोग ख्वाजा सरा को बहुत मानते थे। लेकिन मैंने तो ख्वाजा सरा को ही जन्म दे दिया था। जब ये बात सबको पता चली तो मुझे पूरे गांव के सामने, मेरी पैदाइश इस मुल्क के सबसे बड़े शहर में हुई थी। यहाँ की तर्ज जिंदगी बाकी जगहों से काफी अलग थी। यहाँ पुरानी रस्में और अनदेखी बातें नहीं मानी जाती थी। यहाँ तो सिर्फ उसी को सच माना जाता था जो आंखों देखा हो। मैं यहाँ पर ही पली बड़ी और यहाँ की मसरूफ तर्ज जिंदगी की ही आदत मुझे लग गई थी। मैं अपनी पढ़ाई में काफी अच्छी थी, क्योंकि ये मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर इस बड़े शहर में अपना आप मनवा सके, जिसके लिए मैं दिलो जान से कोशिश भी कर रही थी। मेरे बाबा भी गांव से शहर इसीलिए आए थे कि वो खुद को एक कामयाब इंसान बना सके, लेकिन इनकी ये ख्वाहिश और तमाम तर मेहनत रायगां गई थी। इसलिए वो मुझे बहुत बुलंद मुकाम तक पहुंचाना चाहते थे और अपने गांव वालों को दिखाना चाहते थे कि उनका वो गांव छोड़ने का फैसला गलत नहीं था। लेकिन कुछ मजबूरियों के तहत बाबा यहाँ आकर कामयाब ना हो सके, जिसके बाइस हम बड़े शहर में रहते हुए भी यहाँ की बहुत सारी सहूलियात से महरूम जिंदगी बसर कर रहे थे। मैं जब से पैदा हुई थी घर में मुफलिसी का ही आलम देखा था। बाबा फकत एक रेडी वाले थे जिसकी आमदनी से घर का खर्चा बस मुश्किलों से ही चल रहा था, जिसमें अम्मा भी सिलाई मशीन चलाकर अपना हिस्सा डालती थी। अम्मा और अब्बा की मुश्तरका कोशिशों से ये घर चल रहा था, जिसमें हम सिर्फ 3 अफरादी खाने वाले थे। साथ साथ इन दोनों ने मेरी पढ़ाई का खर्चा भी उठाया हुआ था, जिसको देखकर मैं कॉलेज में बहुत खूब मेहनत के साथ पढ़ रही थी और अभी तक अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पूरी उतरती आ रही थी। हमारे कॉलेज में बहुत बड़े बड़े घरानों की लड़कियां भी पढ़ती थी, जिनके कपड़े, जूते और फैशन देखने लायक होता था। लेकिन मैं गरीब की बेटी थी, इस तरफ ध्यान दिए बगैर ही पढ़ रही थी। इनके मुकाबले मेरे सादा कपड़े और फटे जूते जो जगह जगह से मोची ने जोड़े होते, कभी कभी मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस भी बन जाते थे। जब कभी हमें किसी बात के लिए साथ बिठाया या खड़ा किया जाता तो सब लोग मेरी काबिलियत से ज्यादा मेरा हुलिया नोट करते, जहां मैं शर्मसार होकर रह जाती। लेकिन फिर भी नंबर हमेशा मेरी मेहनत से की पढ़ाई ही ले जाती। इस तरह के हालात से गुजरकर आखिरकार मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल कर ली। लेकिन अब मेरे वालिदैन की हिम्मत जवाब दे चुकी थी और अब्बा मजीद आगे पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते थे। अब मुझे ही आगे पढ़ना था और कुछ करके दिखाना था। माँ बाप के कंधों से मुझे बोझ हटाना था और उनको इस उम्र में कुछ सुख का सांस देना था, जिसके लिए मैंने 1-2 जगह किसी नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन हर जगह से नाउमीदी ने ही मेरा रास्ता रोका। गुर्बत हमारे हर रास्ते में आड़े आई थी। मैंने भी ये सोच लिया था कि चुप करके तो मैं बैठ नहीं सकती, इसलिए अम्मा के साथ सिलाई का काम मैंने भी शुरू करवा दिया। अपनी अच्छी जहानत की बुनियाद पर बहुत जल्द ही मैंने अम्मा से भी अच्छे कपड़े सीना शुरू कर दिए थे। अब हमारे घर में पहले से दुगनी औरतें कपड़े सिलवाने के लिए आने शुरू हो गईं। पूरे मोहल्ले और उनके यहाँ आने वाले रिश्तेदारों और जान पहचान वालों तक हमारी तारीफें होने लगी थी। अम्मा की निस्बत में नए दौर के नित नए डिजाइन बनाने लगी थी, जिनका अच्छा खासा मुआवजा भी लेती थी। अम्मा और अब्बा मेरी मेहनत से काफी खुश थे। मैं ऐसी ही थी, जिस चीज में भी हाथ डालती उसको लगन से कर लेती और कामयाबी हासिल कर लेती थी। भले ही इस काम को मैं बहुत खूब से अंजाम दे रही थी, लेकिन दिल में अब भी एक खलिश बाकी थी। ऐसा लगता था ये मेरी मंजिल नहीं थी। अब्बा अम्मा को मैं अच्छा खिला रही थी, लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं था। मुझे अब भी किसी और मौके की तलाश थी। मेरा मकसद सिर्फ पेट भरने से कुछ ज्यादा ही हासिल करना था। मेरे अब्बा ने जिस जद्दोजहद से जिंदगी गुजारी थी, मैं सारी उम्र उसी चक्की में पीसना नहीं चाहती थी। और इस दिन मुझे मेरे ख्वाब पूरे होते दिखाई दिए, जब हमारे पड़ोस में एक खतून अपने रिश्तेदारों के यहाँ मेहमान बनकर आई थी और उसने वहां की औरतों को मेरे सिले हुए कपड़े पहने देखे थे। पूछने पर उन्होंने उससे बताया था कि ये हमारे ही मोहल्ले की एक लड़की ये सब और इसके अलावा भी बहुत अच्छे कपड़े डिजाइन करके सीती है। इत्तेफाक से वो औरत खुद एक डिजाइनर और एक बहुत ही बड़ी बुटीक की मालकिन थी, जिसके यहाँ बहुत सारी लड़कियां काम भी करती थी। लेकिन मेरे अंदर का फन उसने देखकर भांप लिया था। हमारी पड़ोसन के हमरा वो मुझसे मिलने आई थी। जब वो आई तो मैंने उससे अपने पास मौजूद और भी कपड़े दिखाए थे और ये सब देखकर बहुत खुश हुई थी और फिर मुझे अपनी बुटीक में नौकरी की ऑफर दे दी। मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात थी। मैंने इस ऑफर को कबूल करते हुए उसका शुक्रिया भी अदा किया और उनसे वादा किया था कि मेरे काम से वो इंशाल्लाह
बहुत खुश होंगे। लेकिन फिक्र की एक बात थी कि मुझे नौकरी के लिए उनके साथ जाना था और यहाँ अम्मा अब्बा फिर अकेले रहना था। मुझे उनकी बहुत फिक्र थी, लेकिन ये मौका भी मेरे लिए बहुत कीमती था कि इससे पहले मुझे लाख कोशिशों के बावजूद कहीं नौकरी न मिली थी और अब इतना बड़ा मौका मिल गया था तो जाना बहुत जरूरी था। अब्बा अम्मा को मुतमईन करके मैंने उनसे वादा किया था कि जल्द ही बहुत कामयाब होकर मैं उनके रहने का बंदोबस्त भी अपने साथ ही कर लूंगी और कुछ ही दिनों में अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल करके मैं लोगों से दूर अपनी मंजिल की तरफ चली थी। वहां पहुंचकर मुझे इस औरत के काम का अंदाजा हुआ था कि यहाँ पर तो इतने खूबसूरत और महंगे कपड़े बनते थे, जहां मुझे अभी सिर्फ मशीन चलाने का ही काम मिला था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने यहाँ रहते रहते बहुत कुछ सीख लिया था। अच्छे कपड़े और नया फैशन हमेशा से ही मेरी तवज्जो का मरकज रहा था, लेकिन गुर्बत ने कभी मौका न दिया था। मैंने यहाँ पर भी अपना सिक्का मनवाना शुरू कर दिया। एक मामूली दर्जन से मैं थोड़े ही वक्त में यहाँ डिजाइनिंग के काम पर लग गई थी और फिर वो वक्त भी आया जब बड़े बड़े घरों की खवातीन सिर्फ मेरी ही डिजाइनिंग किए कपड़े पहनना पसंद करती। इतने पसंद किए जाने के बावजूद अभी तक मैं इसी खातून के लिए मुलाजमत कर रही थी, लेकिन अब मेरी खासी तनख्वाह मुकर्रर थी। फिर मैंने इतना पैसा बना लिया कि अपने वालिदैन को शहर के इस पसमानदा इलाके से निकाल कर अच्छी जगह घर लेकर देती। अब अम्मा अब्बा भी मेरे साथ ही रहते थे, लेकिन मैं काम में बहुत मसरूफ हो गई थी। बहुत कम उम्र में मेरा फैशन की दुनिया में खासा तजुर्बा हो गया था और फिर एक दिन एक ऐसा मामला पेश आया जिसने रातों रात मुझे फैशन की दुनिया का सितारा बना दिया। हुआ कुछ यूं था कि फैशन का एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा था, जिसके काफी सारे मलबूसात हमारी बुटीक पर बन रहे थे और मुझे आजकल पहले से ज्यादा वक्त काम करना पड़ रहा था। मैं दिन रात मेहनत में लगी हुई थी। फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसके लिए हम सब काम पर लगे हुए थे, यानी वो इवेंट का दिन था जिसके लिए बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां बतौर मॉडल हमारे बनाए हुए कपड़े पहनकर तैयार हो रही थी। इसी वक्त की रोशनी भी देखने लायक थी। एक से बढ़कर एक हसीना कितार में खड़ी थी। जब इन सबको अपने डिजाइन के कपड़े पहनने देखती मैं खुशी में न समा रही थी। तब वहां मौजूद एक आदमी की नजर मुझ पर पड़ी और फिर उसने मेरी मैडम से मेरे मुतल्लिक पूछा कि ये लड़की कौन है। मैडम ने तो मेरा पूरा तारुफ भी नहीं करवाया था। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि ये मेरे लिए काम करती है, जबकि उनके नाम से बनने वाले इस इवेंट के आधे से ज्यादा कपड़े मैंने डिजाइन किए थे। मुझे लगा था कि शायद आज मेरी बहुत तारीफ होने वाली है, लेकिन मैडम के इन अल्फाज ने मेरा दिल उदास कर दिया था। पर मैं कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मैडम की तरफ से मुझे इस काम की अच्छी रकम मिली थी। फिर इस बंदे ने पास आकर मुझसे पूछा था, तुम मॉडल के तौर पर काम कर लोगी? मैंने बस घबराते हुए अपनी मैडम की तरफ देखा तो मेरी घबराहट को भांपते हुए उन्होंने इस आदमी से कहा था, नहीं, ये एक छोटे घर से आई हुई लड़की है, इन्हें ऐसी चीजों की घर से इजाजत नहीं मिली होती। तो इस आदमी ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा था कि इसकी वो मुझे अच्छी खासी कीमत दे सकता है। अब उसकी बात पर मेरी नीयत बदलने लगी थी। फिर मेरी मैडम ने बीच में आकर उसे मना करना चाहा तो मैंने अब की बार उसे कहा था कि मैं ये काम कर लूंगी। मेरी मैडम को इस बात से बड़ा झटका लगा था। शायद उसे डर था कि इस तरह मैं उसके हाथ से निकल जाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने उसके लिए लातादाद ड्रेसेस डिजाइन किए थे जिनका पूरा पूरा क्रेडिट उन्होंने लिया था और मुझे सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे दिए थे। मेरा नाम इस सब में कहीं भी नहीं था। मैं अच्छी खासी खूबसूरत थी, कद काट भी खूबसूरत था। इस आदमी ने बहुत जोर डाला तो मैंने उसके इवेंट में मॉडल के तौर पर काम करने पर हामी भर ली थी, लेकिन मुझे ये डर भी था कि अब्बा को ये बात पसंद नहीं आएगी और इसका नतीजा न जाने क्या निकलेगा। लेकिन अब बात पैसे की थी जिसके लिए हम लोग बहुत तरसे थे, इसलिए मैं रजामंद हुई थी और फिर मेरा सितारा यहाँ से ऐसा चमका था कि रातों रात मैं आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गई थी। इस एक इवेंट से मुझे बहुत सारी शोहरत और खासे पैसे मिले थे। फिर एक के बाद एक मुझे फैशन शोज के लिए काम मिलता गया और मैंने इस फील्ड में बहुत तरक्की कर ली थी। अब मेरे पास पैसे की इतनी रेल पेल थी कि मैंने अपने और वालिदैन के लिए बड़ा सा घर बना लिया था, गाड़ी और अच्छी जिंदगी जिसका कभी मैंने सिर्फ ख्वाब देखा था। अब वो सब कुछ मेरे पास था। मैंने अब्बा की खातिर भी कपड़े की बड़ी दुकान लगा दी थी जिस पर उनका वक्त अच्छा गुजरता था। मुझे लगता था वो खुद कुछ करेंगे तो उनकी खुददारी को ठेस नहीं पहुंचेगी, लेकिन मेरे माँ बाप इस फैशन की दुनिया से काफी दूर थे। उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि मैंने ये सारा पैसा कैसे कमाया था। वो अपनी जिंदगी को बहुत महदूद रखने वाले इंसान थे और जहां हम रह रहे थे
वहाँ इनकी ज्यादा जान पहचान भी नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर आई तो घर पर हमारे गांव से कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने आज से पहले गांव के किसी रिश्तेदार को नहीं देखा था, ना ही हमारा वहां आना जाना होता था। अब्बा ने गांव छोड़ा था तो गांव वालों ने भी अब्बा को छोड़ दिया था, क्योंकि अब्बा शहर आकर भी अमीर आदमी नहीं बन सके थे और गुर्बत को भला कौन पूछता है। अब हमारे हालात बदले थे तो रिश्तेदार भी हमारी तरफ पलटे थे। मैंने आते ही सबको सलाम किया और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद ही अम्मा ने आकर बताया था कि गांव से तेरे लिए रिश्ता आया है। मैं अम्मा की बात सुनकर चौंक गई थी कि मैंने तो अभी अभी अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, लेकिन वालिदैन को कौन समझाता। अम्मा ने कहा कि तेरे बाप ने कहा है तैयार होकर बाहर आ जाओ, लेकिन मुझे वो रिश्ता एक आंख ना भाया था। सिर्फ अब्बा के कहने पर उनके सामने आ गई थी। इस पर गजब ये हुआ कि मेरी रजामंदी जाने बिना अब्बा ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी। मेहमानों के जाने के बाद मैंने लाख इनकार किया था, लेकिन वालिदैन ने मेरी एक न मानी। बहुत दिनों तक हमारे दरमियान इस बात को लेकर अनबन चलती रही, लेकिन अब्बा ने कहा कि मैं अपने भाई को जुबान दे चुका हूँ, अब हर हाल में ये रिश्ता होकर रहेगा। मुझे अब्बा की ज़हनियत पर इस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं बेटी होकर मजबूर थी। अब्बा के गुस्से को टालने के लिए हाँ कर ली थी। फिर मैंने ये शर्त रखी थी कि मैं एक बार लड़के से अकेले में मिलना चाहती हूँ, जिस पर अब्बा ने रजामंदी दिखाई थी और हम लोग कुछ दिनों बाद गाँव गए थे। ये मेरी जिंदगी का अपने वालिदैन के गांव जाने का पहला मौका था, जहां हमारी अच्छी खातिरदारी और इज्जत की गई थी। गांव वाले रिश्तेदार इतने भी बुरे नहीं थे, लेकिन मेरा रास्ता और मंजिल इन लोगों से अलग थी। इसलिए मैंने वहां पहुंचकर इस लड़के से अकेले में बात करना चाही। हम दोनों को कुछ वक्त बात करने के लिए दिया गया। वो मुझे लेकर गाँव के एक बाग में पैदल ही चला आया, जो कि उनके घर से करीब ही था। मुझे ये मौसम और खुली हवा तो बहुत भली लगी, लेकिन मैं जल्द ही अपने मकसद की बात पर आ गई थी। मैंने उससे बताया था कि मैं मॉडलिंग का काम करती हूँ, जिससे मुझे अच्छा खासा पैसा मिलता है। अभी मैं शादी करना नहीं चाहती, इससे मेरे काम पर असर पड़ेगा, लेकिन अब्बा को मैं नहीं समझा सकती, इसलिए तुमसे बात करने आई हूँ। इसका जवाब काफी दिलचस्प था। उसने मुझे कहा कि तुम रिश्ते के लिए इनकार मत करो, मैं शादी के बाद तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। तुम चाहो तो तुम्हारे साथ शहर में रह लूंगा, लेकिन बड़ों को हम नहीं समझा सकते। ये रिश्ता भी बड़ों का फैसला था। जिस तरह तुम मुझे नहीं जानती थी, मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था ना ही मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन अब तुम्हारी सच्चाई ने मेरा भी दिल जीत लिया है और वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। हमारे दरमियान ये बात तय हुई थी, वो मेरे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा और ना हम शहर में अपनी शादी जाहिर करेंगे। वो मेरे साथ सिर्फ एक कजन के तौर पर रहेगा। मुझे ये बात अच्छी लगी थी। कभी ना कभी वैसे भी शादी तो होनी थी, इसलिए मैंने उससे कबूल कर लिया था और फिर हम दोनों ने अपने बड़ों को अपनी रजामंद होने का बताया था। साथ ही मैंने अब्बा को बताया था कि मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहती, इसलिए गांव में हमारी मंगनी कर दी गई। फिर हम लोग अपने घर शहर आ गए थे। फिर इसके बाद मैंने 2 साल तक अपना काम भरपूर तरीके से जारी रखा, लेकिन वालिदैन ने अब शादी की जल्दी फिर से मचाई थी और मैंने उनकी बात मानते हुए बहुत सादगी से निकाह कर लिया था। हमने वलीमा फिर गांव में ही किया। इस तरह शहर में मेरी शादी मुकम्मल तौर पर राजी रही। मेरा शौहर अब हमारे साथ शहर आ गया था। उसने मेरा भरपूर साथ दिया था। शादी के बाद जैसे मैं अब्बा और अम्मा की तरफ से भी मुतमईन हो गई थी। मुझे काम के लिए अगर बाहर भी जाना होता तो पीछे से मेरा शौहर उनका ख्याल रख लेता था। लेकिन अभी मेरी शादी को 5 माह का थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि मुझे अपने अंदर एक तब्दीली का एहसास होना शुरू हुआ। मुझे बहुत डर था कि अगर ये बात सच हुई तो फिर क्या होगा। इसलिए मैं अपने शौहर को लेकर डॉक्टर के पास चली गई और वहां पर मेरा डर सच साबित हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। ये खबर सुनते ही मुझे अपना करियर तबाही के धाने पर पहुंचता दिखने लगा। मैंने फौरन डॉक्टर से अबॉर्शन का कहा था, लेकिन फिर इस बात पर मेरे शौहर ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। मैंने पहले तो इसकी बड़ी मिन्नतें की, लेकिन वो ना माना, तो मैंने जहल गंवार होने का ताना दिया और अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की थी, जिस पर उसने मुझे अपनी नुमाइश करने वाली गलीज औरत कहकर खींच के थप्पड़ मारा था और हम लोग पूरे रास्ते लड़ते झगड़ते घर पहुंचे थे। इसने मुझे बच्चा जाया करवाने से सख्ती से रोका हुआ था। कुछ रोज रोते हुए घर पर ही गुजारने के बाद मैंने आखिरी फैसला कर लिया था कि मैं बच्चा पैदा करके अपना फिक्र खराब नहीं कर सकती और उससे छुपकर अकेले ही डॉक्टर के पास चली थी, जहां डॉक्टर ने मुझे कुछ रोज खाने की दवाई देकर घर भेजा था। मैंने रात को छुपकर वो दवाई खाई थी, तो उसी रात मेरी तबीयत पर उसका असर पड़ना शुरू हो गया और फिर तबीयत बिगड़ी तो शौहर को पता चल गया था।
लेकिन अभी तक वो ये नहीं जानता था कि मैंने खुद ये सब किया था। उसने फौरन जाकर अम्मी को बुलाया, जो अभी तक मेरी प्रेगनेंसी से बेखबर थीं। फिर मेरे शौहर ने उन्हें मेरी प्रेगनेंसी और फिर तबीयत का बताया तो अम्मी ने फौरन हॉस्पिटल चलने का कहा। लेकिन फिर मैंने सबको बताया कि मैं नहीं चल सकती क्योंकि मैंने खुद ही बच्चा ज़ाया करने की दवाई खाई है। तो अब बारी अम्मी की थी। उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ रसीद किया और मेरे शौहर को गाड़ी निकालने का कहा। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गई और फिर वहां पता चला कि बच्चा अभी तक महफूज है। जरूरी इलाज के बाद मुझे घर लाया गया, जहां मैं ये बच्चा नहीं चाहती कहकर रोए जा रही थी। अब तक अब्बा भी घर आ चुके थे और अम्मा ने उन्हें तमाम हकीकत बताई तो वो भी मुझसे खफा होने लगे थे। अगले दिन मैंने शौहर से लड़कर तलाक का मुतालबा कर लिया तो अब्बा और अम्मा को इसने मेरी मॉडलिंग का सारा किस्सा सुना दिया और फिर उन्होंने फौरन मेरे शौहर को मुझे गांव ले जाने का कहा। और ये तक न सोचा कि मैंने अपने वालिदैन के लिए कितना कुछ किया था। मैं खुद को इस दुनिया में बहुत तन्हा महसूस करने लगी थी और फिर शौहर के साथ जाना ही बेहतर समझा। मैंने माँ बाप से बात तक न की और सामान बांधकर गांव चली आई। ससुराल पहुंचकर हमने कोई बात नहीं की थी। सिर्फ मेरे शौहर ने अपने घर वालों को मेरे उम्मीद से होने का बताया। ये खबर सुनकर मेरी सास और ससुर बहुत खुश हुए थे और घर में एक जश्न का आलम था। लेकिन मेरे अंदर एक तूफान मुसलसल बढ़ रहा था। मैंने कई दिन तक शौहर से बात तक न की, पर अब उसको इस बात की कोई परवाह न थी। वो भी मुझे गांव लाकर ही खुश था। मुझे एहसास होने लगा कि काश उस वक्त कुछ हिम्मत करके रिश्ते से इनकार कर दिया होता तो बात यहाँ तक ना आती। अब सास मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी और हर वक्त मुझे खिलाने में लगी रहती। मुझे अपनी माँ से ज्यादा तवज्जो सास ने दी थी। कुछ दिन नाराजगी के बाद आखिर शौहर ने मुझे लाड प्यार करके मना ही लिया था तो मेरे ऊपर सवार भूत भी कुछ कम हुआ था। जैसे जैसे महीने गुजरने लगे थे मुझे अपने बच्चे से भी प्यार होने लगा था और मैंने बच्चा ज़ाया ना हो जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। गांव पहुंचकर मुझे असल जिंदगी का एहसास मिला था। वहां बड़े शहर की घुटन से जैसे खुद को यहाँ आजाद महसूस किया था। कुछ ही महीनों में मैं यहाँ के लोगों से घुल मिल गई थी। यहाँ की खूबसूरती और सादगी मुझे भाने लगी थी। लेकिन अब तक मेरे माँ बाप ने मुझसे कोई राब्ता न किया था। मुझे दिल में अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक दिन ऐसे ही उदास थी तो सास से कहा मुझे गांव का चक्कर लगाना है। वो मुझे लेकर अपने किसी रिश्तेदार के घर चली थी। वहां मेरी नजर एक बहुत ही प्यारी बच्ची पर पड़ी जो मिट्टी में बैठी खेल रही थी। मैंने उसे गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी तो बच्ची की माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर ऐसा क्या हो गया। मैंने तो फकत बच्ची से प्यार किया था। घर आकर मैंने सास से इस बात का जिक्र किया तो सास ने बताया यहाँ के लोग ख्वाजा सरा को बहुत मानते हैं। कहते हैं ये गांव ख्वाजा सरा की दुआ से आबाद हुआ। पहले हर साल इस गांव में सैलाब तबाही मचाता था। फिर एक साल इसी गांव में बहुत सारे ख्वाजा सरा आए थे जिन्होंने इस गांव को सैलाब से महफूज रहने की दुआ दी थी। लेकिन बदले में इन ख्वाजा सराओं ने बहुत बड़ी कीमत मांगी, जो ये थी कि हर साल वो इन गांव वालों से एक बच्ची लेकर जाते हैं और आज तक ये रस्म इसी तरह कायम है। जो बच्ची 3 साल की होती है वो इस सारे गांव को तबाही से बचाने की खातिर ख्वाजा सराओं के हवाले कर दी जाती है। लेकिन जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे माँ बाप ने रातों रात इस गांव से भागकर अपनी बच्ची ख्वाजा सराओं को न देने का इरादा किया था और इस गांव में अपनी मलकियत, घर बार, जमीनें सब छोड़ कर गए थे। मुझे ये सब बातें सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा था कि मेरे बाबा शहर सिर्फ कामयाब होने के लिए और दौलत कमाने के लिए नहीं गए थे। दौलत तो इनके पास गांव में भी बहुत सारी थी। वो तो मुझे बचाने की खातिर गए थे और फिर अपनी पूरी जिंदगी मुफलिसी में गुजार दी। और मैं थी कि ये समझ रही थी कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि अपने वालिदैन के लिए पैसा कमाया था। अब मुझे अम्मा अब्बा की शदीद याद सताने लगी थी कि अपना सब कुछ मेरी खातिर छोड़कर वो शहर में अकेले जिंदगी गुजार रहे थे और मैं ऐसी बदनसीब थी कि उनसे नाराज होकर महीनों बात ही नहीं की थी। मैं इन लोगों से माफी मांगना चाहती थी। इसीलिए अगले ही दिन मैं अपने शौहर के हमरा शहर के लिए रवाना हुई और जाकर अपने वालिदैन से मिली थी। वो हमेशा की तरह मेरी एक झलक देखकर खुश हो गए थे और हमने 2 दिन बहुत अच्छा वक्त गुजारा। फिर मैंने उनसे वापसी की इजाजत चाही। मैं और मेरा शौहर गांव आ गए, लेकिन अब मेरा दिल अम्मी अबू के बगैर बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने फोन पर उनसे बात की और उन्हें गांव वापस आने का कहा, लेकिन मेरी इस बात की गांव वालों ने मुखालफत शुरू कर दी। ये लोग अब्बा को इस गांव वालों का कसूरवार समझते थे कि अब्बा ने अपनी बेटी ख्वाजा सराओं को नहीं दी थी। और फिर मुझे सबने बता दिया कि अगर तुम्हारी बेटी हुई
तो वो भी ख्वाजा सराओं को दे दी जाएगी। ये बात मेरे लिए बहुत अजियत का बाइस थी। मैं दिन रात दुआएं करती कि मेरा बेटा ही हो। इसी बात के तहत मेरे वालिदैन को गांव वापस आने दिया गया, लेकिन मैंने उनसे बात छुपाई हुई थी। अब्बा अम्मा गांव आए तो मुझे कुछ तसल्ली हुई थी। वो भी यहाँ आकर बहुत खुश थे। पैसे की उनको यहाँ कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे खानदान वाले बड़े जिम्मेदार थे। फिर भी अब्बा ने सारी उम्र मेहनत मजदूरी की थी, सिर्फ मेरी खातिर। मुझे उनका ये एहसान चुकाना था। जब ही मैं अपनी बेटी देने के लिए हाँ की थी, लेकिन दिल से मैं राजी नहीं थी। मुझे यकीन था कि मेरा बेटा ही होगा। अभी बच्चे की पैदाइश में कुछ महीने रहते थे। अब सास के साथ साथ अम्मा भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने उन्हीं दिनों में अपनी जिंदगी को भरपूर जिया था और मुझे यकीन था कि मेरे यहाँ बेटी नहीं होगी। वक्त गुजरने लगा और आखिरकार बच्चे की पैदाइश का दिन भी आन पहुंचा। रात से ही मुझे हल्का दर्द शुरू हुआ था और दर्द के साथ इस खौफ ने भी मुझे आ घेरा था कि अगर आज बेटी हो गई तो क्या होगा। मैंने रोते हुए बहुत दुआएं मांगी कि खुदाए इस अजाब से हमारे तमाम गांव वालों को मेरे बच्चे के जरिए आज़ादी अता फरमा। मैं आज इन माओं का दुख भी अच्छी तरह से समझ सकती थी, जिन्होंने आज से पहले अपनी बेटियां कुर्बान की थीं। इसलिए मेरी दुआ यही थी कि सारे गांव वाले इस बात से आज़ादी हासिल करते। रोते रोते मुझे पूरी रात गुजर गई थी। सुबह होते ही दर्द की तकलीफ भी बढ़ गई थी और फिर शोहर ने मेरी सास और अम्मा को बुलाया। वो सब मुझे दाई के पास लेकर गईं और मेरे बच्चे की पैदाइश हो गई। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि मैंने दर्द के साथ साथ फिक्र भी की थी। कोई 3 दिन बाद मैंने ठीक से होश संभाला था, जब तक मेरे बच्चे को इसकी नानी और दादी ने ही संभाला। और 3 दिन बाद अम्मा ने जब मेरे गोद में बच्चा थमाया तो मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई थी। मैंने उसे सीने से लगाया और दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको किसी और के हवाले नहीं करूंगी। फिर मैंने अम्मा से पूछा कि ये बेटा है या बेटी, तो अम्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे सारे घर वाले मुंह लटकाकर ऐसे खड़े थे कि जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। एक पल के लिए मुझे ये लगा कि शायद ये बेटी ही है। मैंने एक बार फिर बुलंद आवाज में चिल्लाते हुए अम्मा से पूछा कि लड़का है या लड़की। तो जो बात अम्मा ने कही थी वो सुनकर मेरी दुनिया ही हिल गई। अम्मा के अल्फाज कुछ यूं थे कि तुम्हारे यहाँ ना बेटा हुआ है ना बेटी, बल्कि तुमने ख्वाजा सरा को जन्म दिया है। इस बात को मैंने कैसे बर्दाश्त किया था ये मेरा दिल ही जानता है। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को गिरने से बचाया था। मैं शदीद सदमे में चली गई और मेरा रोना हिचकियों में बदल गया। मेरे साथ तमाम घर वालों की आंखों में आंसू थे। जब अगले पल मेरा बच्चा रोया था तो इसकी आवाज पहली बार मेरे कानों में पड़ी थी। वो आवाज सुनते ही मेरे दिल में उतर गई। मैं झट से उसे उठाकर सीने से लगाया और फैसला कर लिया था कि ये जैसा भी है मेरी औलाद है और मेरे लिए पूरी दुनिया से बढ़कर यही है। मैंने उसे अपना दूध पिलाते हुए बहुत प्यार किया था और मैं उसे नाजों से पालने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि मैंने एक ख्वाजा सरा जना है, लेकिन मैं डटकर पूरी दुनिया का सामना करना चाहती थी। मैं अपनी औलाद को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझती थी और उसे भी यही एहसास दिलाना चाहती थी ताकि वो भी खुद को इस समाज में कमजोर न समझने लगे। वो हम सबका लाडला था और आखिरकार वो वक्त भी आया जब वो 3 साल का हुआ और सबने फैसला किया कि इस साल ख्वाजा सराओं के सामने उसको ही पेश किया जाना है। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, लेकिन सबके फैसले के आगे मैं मजबूर हो चुकी थी। फिर शोहर ने भी मुझे समझाया। मैंने सब्र के साथ मुसलसल दुआ की थी। जब ख्वाजा सरा लड़की लेने के इरादे से हमारे गांव आए तो सारे ही लोग उन्हें हमारे घर लेकर आए। वो वक्त मेरे लिए कितना खौफनाक था जब मेरे बच्चे को इन ख्वाजा सराओं के हवाले करने के लिए सजाया जा रहा था। और फिर आखिर जब ख्वाजा सराओं को मेरा बच्चा देखकर ये बताया गया कि ये भी ख्वाजा सरा है, तो वो लोग मेरे बच्चे को मेरे हवाले करते हुए बोले कि इस गांव पर से अब ये पाबंदी खत्म होती है। अब यहाँ से कोई भी बच्ची नहीं ले जाएगी, क्योंकि ये पाबंदी सिर्फ तब तक थी जब तक इस गांव में कोई ख्वाजा सरा पैदा होना था। अब ये बच्चा इस गांव के लिए बहुत बाबरकत साबित होगा। मैंने अपना बच्चा वापस लेकर अपने सीने से लगाते हुए अपने रब का शुक्र अदा किया और मेरी दुआ इस गांव के लिए पूरी हो गई थी। मेरी औलाद के जरिए इस गांव को आजादी मिली थी।